गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएलएड द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम ES5 हिंदी अध्ययन अध्यापन शास्त्र, इस सब्जेक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ये एज इट इज पिछले साल आप लोगों को डीएलएड प्रथम वर्ष में जो मराठी अध्ययन अध्यापन शास्त्र था वो उसमें जो भी आशय है वो आशय एज इट इज इसमें इस साल इंक्लूड किए वाला है। सिर्फ पिछले साल वो मराठी लैंग्वेज में था और इस साल वो हिंदी लैंग्वेज में है। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी अध्ययन अध्यापन शास्त्र। तो ये जो हिंदी अध्ययन अध्यापन शास्त्र है तो इसमें कितने यूनिट आने वाले हैं, इस यूनिट के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो इस साल आप लोगों को इस सब्जेक्ट में चार जो यूनिट है, 4 यूनिट इसमें इंक्लूड किए हैं। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है भाषा का स्वरूप, संपादन विकास प्रक्रिया एवं कक्षा अंतर्गत क्रिया है। ये जो यूनिट है ये यूनिट आप लोगों को 10 मार्क्स के लिए आने वाला है और 10 मार्क्स के लिए आप लोगों को इसमें प्रात्यक्षिक करना है। तो पहले यूनिट पे हम लोग ट्यूटोरियल यह प्रात्यक्षिक कार्य करने वाले हैं। ये जो सेकंड यूनिट है भाषिक कौशल्य का विकास, कार्यनीति, शिक्षा की प्रणालियाँ, प्रयुक्तियाँ, हिंदी भाषा अभिरुचि के लिए कुछ उपक्रम। ये जो यूनिट आप लोग देख रहे हो तो ये यूनिट बड़ा यूनिट है, इसलिए थ्योरी इसमें 10 मार्क्स की आने वाली है, लेकिन प्रैक्टिकल 10 + 10 20 मार्क्स का आप लोगों को करना है। तो ये जो 20 मार्क्स का प्रात्यक्षिक आप लोगों को करना है, इसमें पहले करना है आप लोगों को परिसंवाद और MCQ। ये 2 टूल अप्लाई करके आप लोगों को सेकंड यूनिट पे 2 प्रात्यक्षिक कार्य आप लोगों को करने हैं। ठीक है। तीसरा यूनिट है आप लोगों का अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक और आशय विश्लेषण। ये जो यूनिट है आप लोगों का ये 10 मार्क्स का यूनिट है। 10 मार्क्स के इस पे थ्योरी आने वाली है और 10 + 10 मतलब 20 मार्क्स का आप लोगों को प्रात्यक्षिक कार्य करना है। इसमें आप लोगों को एक ICT का प्रात्यक्षिक करना है और एक प्रकल्प या फिर क्षेत्रीय भेंट, ऐसे 2 प्रात्यक्षिक कार्य आप लोगों को इस पे करने हैं। आपका लास्ट यूनिट है 4th यूनिट आशय ज्ञान, साहित्य प्रकार एवं व्याकरण। ये आप लोगों को 10 मार्क्स के लिए इसकी थ्योरी आने वाली है और 10 मार्क्स के लिए आपको प्रात्यक्षिक आने वाला है। तो हम इसमें प्रात्यक्षिक में स्वाध्याय असाइनमेंट इसमें हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट पे ट्यूटोरियल है, सेकंड यूनिट पे परिसंवाद MCQ है, थर्ड यूनिट पे ICT और प्रकल्प है और जो लास्ट यूनिट है वो स्वाध्याय का है। मतलब 60 मार्क्स का हम लोग प्रात्यक्षिक कार्य करने वाले हैं और 40 मार्क्स का थ्योरी एग्ज़ाम में आने वाली है, या फिर थ्योरी के लिए आप लोगों को पेपर के लिए ये 4 यूनिट जो है ये 40 मार्क्स के लिए आने वाले हैं। तो हम लोग आज फर्स्ट यूनिट के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। भाषा का स्वरूप, संपादन विकास प्रक्रिया एवं कक्षा अंतर्गत क्रिया, ये हमारा फर्स्ट यूनिट था। जब हम लोग जूम मीटिंग लिया करते थे तब हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की है। ये जो यूनिट है हमारा, ये यूनिट हमने जूम मीटिंग के माध्यम से कंप्लीट किया है। इस यूनिट में भाषा की उत्पत्ति एवं विकास, परिभाषा एवं विशेषताएं, भाषा की उत्पत्ति कैसे बनी है, भाषा धातु से बनी है, भाषा का अर्थ वाणी या फिर बोलना होता है, क्योंकि ये भाषित होती है इसलिए इसको हम भाषा कहते हैं। भाषा का विकास हमने देखा है, भाषा हम कैसे सीखते हैं, विकास कैसे करते हैं, इसके कुछ चरण हमने देखे। निरीक्षण, आकलन, अभिव्यक्ति, कौशल्य, अनुकरण आदि चरण के माध्यम से हम लोगों ने इसकी जानकारी प्राप्त की है। भाषा की विशेषताएं हमने देखी है, उसमें हमने भाषा जीवित एवं गतिशील है, सामाजिक तत्व के माध्यम से हम लोग भाषा पढ़ते हैं, भाषा उत्तराधिकारी से मिली संपत्ति नहीं है, निजी पहचान है, परिवर्तनशील है, भाषा अर्जित वस्तु है, सरल एवं सहज प्रवृत्ति है, विचारों के आदान प्रदान का साधन है, अंतिम रूप है और मानक रूप है। ऐसे हमने भाषा की कुछ विशेषताएं जूम मीटिंग के माध्यम से प्राप्त की है। हिंदी भाषा के विभिन्न रूप, मूल भाषा, राष्ट्रभाषा, बोली भाषा, उपभाषा। उपभाषा और बोली भाषा का क्या डिफरेंट है, मानक भाषा क्या किसको कहते हैं, राजभाषा मतलब क्या है, संपर्क भाषा कैसे बनाई जाती है, राष्ट्रभाषा कैसी होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा के लिए हम लोग हिंदी को कैसे अप्लाई करते हैं, हिंदी का प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है।
हिंदी भाषा की संरचनाएं, विशेषताएं, अध्यापन में महत्व एवं उपयोग। हिंदी भाषा की संरचनाएं, हिंदी भाषा की हम लोगों ने संरचनाएं देखी है। संरचनाएं देखते समय हम लोगों ने देखा था कि साहित्य, व्यावहारिक, मौखिक, हिंदी साहित्य में हम लोगों ने उसके अलग अलग टाइप देखे, जैसे काव्य, गद्य, रचनाएं, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। हिंदी का व्याकरण कैसे होता है, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार, उसका विश्लेषण हमने अलग अलग तरीकों से हम लोगों ने देखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे बना है, आदिकाल या वीर गाथा काल किसको कहा जाता है, भक्ति काल कौन सा था, रीतिकाल कैसे थे, आधुनिक काल जो है वो कहाँ से कहाँ तक थे, भक्ति काल में सगुण भक्ति कैसी थी, निर्गुण भक्ति कैसी थी, वाक्य के प्रकार, रचना के आधार पर हम लोगों ने इसका उपयोग कैसे किया है, ये सब जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की थी। हिंदी भाषा की कुछ विशेषताएं हम लोगों ने दिखी थी। उस विशेषता में हमने हिंदी भाषा भारत की प्रमुख भाषा है, हिंदी भाषा एक सेतु है, साहित्यिक महत्व हिंदी को क्या है, बहुत बड़े भूप्रदेश की भाषा हिंदी को कहा जाता है, हिंदी को ऐतिहासिक परंपरा है, सांस्कृतिक भाषा का इसको दर्पण माना जाता है, ग्रहण शक्ति इसमें बहुत से ज़्यादा है, नए नए शब्द इसमें आकर मिलते हैं और हम लोग इसको अच्छे से उसको प्रयोग करते हैं। सरल, सुगम एवं प्रवाहमयी ये भाषा है, इसको राज्य भाषा का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। इसके माध्यम से हम लोग संपर्क भाषा भी बोल सकते हैं या फिर हिंदी को संपर्क भाषा भी कहा जाता है। भाषा का एक आदर्श या मानक रूप भी हम लोगों ने इसमें देखा था। हिंदी का विश्व में स्थान होना चाहिए, इसलिए हम लोगों को क्या करना है, हिंदी का उपयोग कैसे बढ़ाना है, इसको महत्व हम लोगों को कैसे जानना है, इस बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। हिंदी भाषा का अध्ययन में क्या महत्व है एवं इसकी क्या आवश्यकताएं हैं, ये हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने देखा था कि प्रयोजन तथा व्यवहार की भाषा को हिंदी भाषा कहा जाता है। आदान प्रदान या विचार विनिमय की भाषा इसको कहा जाता है, इसके लिए इसकी आवश्यकता होती है। साहित्यिक इसको बहुत सा महत्व प्राप्त किया है। राष्ट्रीय कर्तव्य के बारे में इसमें हमने बहुत सी जानकारी, ज्ञान विज्ञान की तरह शिक्षा वह भले ही प्राप्त करे, परंतु राष्ट्रभाषा का जो ज्ञान है वो हमें होना चाहिए। राष्ट्रीय एकात्मता के माध्यम से हम लोगों ने हिंदी का महत्व देखा था। सांस्कृतिक उद्देश्य इसके हमने इसमें देखे थे। भारत के विभिन्न राज्यों में आपसी संबंध कैसे होने चाहिए, समता तथा बंधुभाव बढ़ाना चाहिए, संपर्क भाषा हम लोग कैसे बनाते हैं, ये सब हमने इसमें देखा था। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हिंदी का महत्व हमने प्राप्त किया था। हिंदी भाषा शिक्षा के कुछ उद्देश्य, जैसे राष्ट्रीय उद्देश्य हो, व्यावहारिक उद्देश्य हो, साहित्यिक उद्देश्य हो या फिर सांस्कृतिक उद्देश्य हो, ऐसे अलग अलग हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। द्वितीय भाषा हिंदी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्व, विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार अधिक से कैसे बढ़ाए, नागरिक का नैतिक कर्तव्य कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। भाषा विकास की प्रक्रिया, निरीक्षण, आकलन, अभिव्यक्ति कौशल्य, विकसन और अनुकरण, इसके माध्यम से हम लोगों ने कक्षा अंतर्गत कुछ क्रियाएं देखी थी। आप लोग जानते हो कि कक्षा अंतर्गत क्रियाओं का स्वरूप कैसे होना चाहिए, श्रवण कैसे होना चाहिए, श्रवण कौशल्य, पठन कौशल्य, भाषण कौशल्य है। श्रवण कौशल्य कैसे होने चाहिए, श्रवण कौशल्य के कुछ इसमें ये दिए हैं, सूचनाएं दी है। श्रवण कौशल्य करते समय कौन कौन सी चीज़ों का कैसे ध्यान में रखना है, मौन पठन के लिए कक्षांतर्गत क्रियाएं कैसी होनी चाहिए, कैसी हो सकती है, इसके बारे में इसमें बहुत सा हमने पढ़ा है। श्रवण शिक्षक क्रियाएं में हमने कक्षांतर्गत क्रियाएं देखी थी, उसमें श्रवण कैसे करते, श्रवण बच्चे कैसे करते, लेखन कैसे करना चाहिए, लेखन कैसे बच्चे करते, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। राष्ट्रीय नेताओं की दृष्टि में हिंदी का क्या महत्व है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ये जो थे, तो ये लोग ये कहते थे कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। अगर हमारे पास कोई राष्ट्रभाषा नहीं है तो हमारा राष्ट्र गूंगा कहा जाता है। इसलिए हिंदी ये एक महत्वपूर्ण भाषा है और हिंदी को ही हम लोग राष्ट्रभाषा बनाए, इसके लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था। राजा राम मोहन राय भी कह चुके हैं कि हिंदी में ही अखिल भारतीय भाषा बनने की क्षमता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है कि जिस भाषा में हमको अखिल भारतीय भाषा बनने की क्षमता दिखती है। जैसे
जयप्रकाश नारायण भी कह चुके थे कि भारतीय जनता के बीच में अगर काम करने के लिए हिंदी ही एकमात्र साधन है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमारा जो देश है वो संघ का देश है। उसमें संघ राज मतलब छोटे छोटे अलग अलग स्टेट मिलाकर, संघ मिलाकर एक पूरा विशाल भारत बना है। और सबको मतलब सब स्टेट की भाषा अलग है, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है कि जिसके माध्यम से हम संपर्क भाषा बनाकर एक दूसरे का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान हम कर सकते, या फिर कोई भी काम करते समय हम लोगों को हिंदी ही एकमात्र साधन हमको उपयुक्त लगता है, ऐसे जयप्रकाश नारायण ने कहा था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि राष्ट्र के एकीकरण के लिए सर्वसामान्य भाषा से अधिक बलशाली कोई तत्व नहीं है। मेरे विचार में हिंदी ही ऐसी एक भाषा है कि जो हमको पूरी तरह से बलशाली लगती है, ऐसा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा करते थे। ऐसे अलग अलग लोगों के माध्यम से हम लोगों ने राष्ट्रीय नेताओं की दृष्टि में हिंदी क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ये हमारा फर्स्ट यूनिट था। ओके, तो फर्स्ट यूनिट पे हम लोगों ने सिर्फ इसका रिकैप देखा है, क्योंकि हमने ये पूरा यूनिट डिस्क्रिप्टिव अच्छे से विश्लेषणात्मक हम लोगों ने जूम मीटिंग के माध्यम से इसका जो ज्ञान है वो अर्जन करे वाला है, या फिर हम वो अर्जन कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो के माध्यम से जो सेकंड यूनिट है जिस पे हमको MCQ और परिसंवाद आने वाला है, इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो सेकंड यूनिट है, जो सेकंड यूनिट में भाषिक कौशल्यों का विकास, कार्यनीति, हिंदी शिक्षा की प्रणालियाँ, प्रयुक्तियाँ, हिंदी भाषा अभिरुचि के लिए कुछ उपक्रम इसमें दिए हैं। तो आप लोग जब भी सेमिनार बनाए तो सेमिनार बनाते समय जूम मीटिंग के माध्यम से हम लोगों ने पिछले बार जो कंटेंट थे वो कंटेंट हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे, या फिर हम लोगों ने सिलेक्ट किए थे, जो चुन चुके थे। हम लोगों ने जो परिसंवाद के लिए जो टॉपिक है वो टॉपिक पूरे छात्रों में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे हम लोग, या फिर सबने अपने अपने टॉपिक, कुछ लोगों ने अपने अपने टॉपिक सिलेक्ट किए थे। जो लोग वहाँ पे नहीं थे उनके लिए आज हम ये चर्चा के माध्यम से सेमिनार का ये जो चर्चा सत्र है वो चर्चा सत्र हम लोग आज देखने वाले हैं। ये जो सेमिनार है, हम लोगों को जो सेमिनार बनाना है, तो वो जो बनावट है, बनावट के लिए या फिर जो आप लेखन कौशल्य उसमें आप लोग जो प्रयोग करने वाले हो उसके लिए 10 मार्क्स है। तो 10 मार्क्स में आप लोगों को 5 मार्क्स आपके लिखावट के लिए और 5 मार्क्स आप लोगों को सादरीकरण या फिर उसको जो बोलना है, सेमिनार जो प्रेजेंटेशन है वो करना है, तो उसके लिए 5 मार्क्स है। ये 5 मिला के 10 मार्क्स आप लोगों को प्राप्त करने हैं। तो आज हम जो 5 मार्क्स के लिए जो लिखावट है या फिर कैसे लिखना चाहिए इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक उठाते समय आप लोगों को सबसे पहले यह ध्यान में रखना है कि आप जो भी टॉपिक उठाए वो पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। जो भी आप पॉइंट चूज़ कर रहे हो वो पॉइंट आप जब लिखोगे तब लिखते समय जो भी आप लोगों का प्रात्यक्षिक कार्य देखे तो उनके समझ में आना चाहिए कि आप लोगों ने जो प्रात्यक्षिक कार्य बनाया है वो पूरा कंप्लीट है, वो पूरा कंप्लीट आप लोगों ने लिखा है, और वो पढ़ते समय उन लोगों को वो पूरा कंप्लीट ही दिखना चाहिए और उनके समझ में आना चाहिए कि आप लोगों ने क्या चूज़ किया है, क्या सिलेक्ट किया है, क्या चुना है और कैसे आप लोगों ने इसकी लिखावट की है। ठीक है, अगर हम लोगों को इसमें भाषिक क्षमताएं देखनी है तो भाषिक क्षमताएं में जो 4 पिलर माने जाते हैं भाषा के, जैसे कि श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, ये जो 4 पिलर है, तो ये जो 4 पिलर है, इस 4 पिलर के माध्यम से आप लोगों को भाषिक कौशल्य विकास के लिए विविध उपक्रम आप लोगों को देखना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसमें से श्रवण, ये जो टॉपिक है, अगर ये आप लोगों ने इसमें से सिलेक्ट किया है श्रवण, तो श्रवण प्रक्रिया तथा उसके अंग, श्रवण प्रक्रिया के शिष्टाचार, श्रवण करते समय निम्नलिखित व्यवहार नहीं करना चाहिए। श्रवण के कुछ उद्देश्य है, जैसे कि ज्ञानार्जन, श्रवण करते समय ज्ञानार्जन आप लोगों को होना चाहिए, आप लोगों का मनोरंजन होना चाहिए, आप लोगों को सर्जन अच्छे से उसमें होना चाहिए, समीक्षा, भाषा विकास की पूर्व तैयारी, श्रवण दोष और निराकरण के उपयोग, अश्रवण, अर्धश्रवण, अपश्रवण, ये जो श्रवण के दोष है, ये दोष, इस दोष को निवारण करने के लिए, निराकरण करने के लिए
आप लोगों को कौन कौन से पॉइंट पे आप लोगों को चर्चा करनी है, लिखनी है, ये पूरा पॉइंट यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने श्रवण कौशल्य सेलेक्ट किया है तो पूरा श्रवण यहाँ तक आप लोगों का आना चाहिए। अगर आप लोगों ने भाषण, वार्तालाप या संभाषण यह टॉपिक आप लोगों को सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट करते समय आप लोगों को भाषण का महत्व, सबसे पहले आप लोगों को इसकी प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना लिखते समय आप लोगों को भाषण का महत्व, भाषण कैसे किया जाता है, भाषण के प्रकार कितने हैं, भाषण के उद्देश्य क्या है, भाषण के उद्देश्य के माध्यम से भाषण के कितने उद्देश्य है, भाषण के प्रकार कितने हैं, भाषण की अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए, भाषण में दोष कौन कौन से आते हैं, उसमें क्या क्या उपाय योजना आप लोगों को करनी है, यह सब आपको उसमें लिखना है। और फिर भाषण के उपाय लिखकर भाषण का आप लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक पठन के आने से पहले, मतलब यहाँ पे आप लोगों का ये ख़त्म होता है। ठीक है, और अगर आप लोगों को पठन लेना है, मतलब जो भी आप टॉपिक चुने वो पूरा टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। अगर आप लोगों ने पठन लिया तो ठीक है, पठन के उद्देश्य, पठन के प्रकार, पठन करते समय कौन कौन से वाचन हम लोगों को करने चाहिए, व्यक्तिगत वाचन हो या फिर सामूहिक वाचन हो, सुस्वर वाचन हो, सुस्वर पठन से जो हानियाँ होती है वो कैसे हानियाँ हम लोगों को दूर करनी है, मौन वाचन किसे कहा जाता है, पठन दोष और निराकरण के कुछ उपाय इन लोगों ने दिए हैं, वो उपाय, उन उपायों का निराकरण हम लोगों को कैसे करना है, पठन के दोष के जो कारण है वो कारण कौन कौन से होते हैं, यह पूरा टॉपिक आप लोगों को यहाँ तक कंप्लीट करके लिखना है। मतलब आप लोगों को अगर जो भी आप टॉपिक लो, पठन लो, श्रवण लो, लेखन लो, भाषण लो, तो आप लोगों को वो पूरा टॉपिक पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। इसके माध्यम से आप लोगों का जो सेमिनार है वो सेमिनार एकदम से अच्छे से बन जाएगा। इसके बाद में आप लोगों का है अध्ययन, अध्यापन, कार्यनीति, ये पॉइंट है। इस पॉइंट में हम लोगों ने ज्ञान रचनावाद देखा था। ये जो ज्ञान रचनावाद है, ये ज्ञान रचनावाद का आप लोगों को पता है कि काफ़ी बोलबाला है। अब हम ज्ञान रचनावाद के माध्यम से ही स्कूल में पढ़ाया जाता है। ज्ञान रचनावाद के माध्यम से ही बुक्स जो है वो बुक्स बने हैं। ज्ञान रचनावाद के टाचन निकाल कर हम लोग पढ़ाते हैं। तो इसके बाद में हिंदी शिक्षा की कुछ प्रणालियाँ, कुछ पद्धतियाँ इन लोगों ने दी है, जैसे कि स्वाभाविक प्रणाली है, व्याकरण अनुवाद प्रणाली। प्रणाली मतलब क्या, तर प्रणाली म्हणजे अध्यापनाच्या पद्धती। आपण मागच्या वर्षी मराठीमध्ये ज्या अध्यापनाच्या पद्धती पाहिलेल्या आहे त्याच पद्धती ह्या वर्षी ॲज इट इज जशाच्या तशा है, पण इस साल इन सभी अध्यापन पद्धतियों को हिंदी शिक्षा की प्रणालियाँ, पद्धतियाँ कहा जाता है। ठीक है, वही प्रणालियाँ इसमें है, जैसे कि स्वाभाविक प्रणाली है। स्वाभाविक प्रणाली की कुछ मर्यादा इसमें दी है। तो प्रणाली सिलेक्ट करते समय आप लोगों को 2 प्रणालियाँ सिलेक्ट करनी है, 2 प्रणाली आप लोगों को लिखनी है, क्योंकि ये जो प्रणाली है बहुत छोटी है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि इसका जो कंटेंट है ये बहुत छोटा है। आपको सादरीकरण करते समय आप लोगों को ये बहुत कम दिखेगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से, मतलब पूरा 5 मिनट्स का जो आपका सेमिनार होता है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको 2 प्रणालियाँ इसमें से उठानी है। 2 प्रणालियाँ अच्छे से आप लोगों को इसमें लिखनी है परिसंवाद में। आप लोगों ने देखा है कि अलग अलग प्रणालियाँ, जैसे कि व्यस्त प्रणाली है, गठन प्रणाली है, समन्वयात्मक प्रणाली है, नाट्यकरण प्रणाली है। तो ये जो प्रणाली है ये एक एक प्रणालियाँ हम लोगों को नहीं लिखनी है, ये 2-2 प्रणालियाँ हम लोगों को लिखनी है। उद्गामी पद्धति है या फिर अवगामी पद्धति, अगर आप इसमें इन दोनों में से अगर एक लिखेंगे तो छात्रों को इसमें जो डिफरेंट है ये कैसे वर्किंग करती है ये इनके समझ में नहीं आएगा। अगर आप डिस्क्रिप्टिव माध्यम से या फिर इसमें क्या क्या डिफरेंट है, अगर ये 2 मतलब उद्गामी पद्धति और अवगामी पद्धति अगर आप पढ़ाएंगे तो बच्चों को वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण रहेंगी, अच्छे से उनके ध्यान में आएंगी, और फिर आप लोगों का जो कंटेंट है, जो परिसंवाद का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य आप लोगों का पूरा हो जाएगा। ठीक है, भूमिका पालन प्रतिमान है। भूमिका पालन प्रतिमान कैसे है, भूमिका पालन प्रतिमान का महत्व क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, ये आप लोगों को अगर लिखना है तो ये अच्छे से आप लोगों को लिखना होगा। हिंदी शिक्षा की कुछ प्रयुक्तियाँ इसमें दी है, जैसे कि ज्ञान से अज्ञान की ओर, सरलता से जटिलता की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। हम लोगों ने ये पूरा जो आशय है ये आशय देखा है।
पिछले साल मराठी का जो सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट में हम लोगों ने ये सब ज्ञान को अर्जन किए वाला है, लेकिन इस साल यही ज्ञान है, लेकिन इसमें सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, कुछ वर्ड्स चेंज है और इस वर्ड्स का इस लैंग्वेज के माध्यम से हम लोगों को इस साल हिंदी में ये सब आशय फिर से पढ़ना है, फिर से अच्छे से समझना है। और इसके बाद में है भाषा की प्रयोगशालाएँ। भाषा की प्रयोगशाला का महत्व कैसे होना चाहिए, भाषा की जो प्रयोगशाला होती है उसके उद्देश्य क्या होते हैं, भाषा की जो प्रयोगशाला है वो कैसे बनाई जाती है, उसमें क्या कौन कौन से घटक आते हैं, बुनियादी शिक्षा की तकनीक कैसे होती है, भाषा प्रयोगशाला का लाभ कैसे होता है, आदर्श भाषा प्रयोगशाला मतलब जो स्मार्ट स्कूल है या फिर स्मार्ट प्रयोगशाला या फिर डिजिटल स्कूल जो है उसमें कौन कौन से उपकरण आवश्यक होते हैं, या फिर उपकरणों की जो ये जो इसमें यादी दी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि 12 उपकरण इसमें दिए हैं, जैसे कि टीवी होगा या फिर टेप रिकॉर्डर होगा या फिर OHP होगा। तो ऐसे ये पूरी जो जानकारी है तो ये सब आपको सेमिनार लिखते समय पूरा भाषा प्रयोगशाला आपको लिखना है। इस तरह से हमने आज ये सेकंड यूनिट पे सेमिनार कैसे करना है, सेमिनार कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है। ये जो यूनिट है हमारा सेकंड यूनिट जिस पे हम सेमिनार बनाने वाले हैं, तो सेमिनार बनाते समय हम लोगों ने क्या क्या जानकारी प्राप्त की है, कैसे हम लोगों को ये लिखना है, कौन कौन से सूचना हम लोगों को मिली है, ये ध्यान में रख कर आप सबको इसमें से टॉपिक सेलेक्ट करना है। तो टॉपिक सेलेक्ट करते समय बहुत ईजी, बहुत कम वाला टॉपिक मत चुने। आप लोग सभी अगर एक जैसा लिखोगे, एक ही टॉपिक सेलेक्ट करोगे तो सबका सेम आएगा। अगर सबका सेम आया तो उसको परिसंवाद नहीं कहा जाता। इसलिए सबके जो टॉपिक है वो चेंज आना ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसलिए आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट करें आप उसका SMS मुझे भेज दें कि आप लोगों ने ये टॉपिक, आपका नाम और आपके टॉपिक का नाम आप लोगों को मुझे मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे अकाउंट पे आप लोगों को भेजना है, ताकि आप लोगों के सबके जो टॉपिक है वो अच्छे से चेंज हो जाए या फिर वो रिपीट ना हो, ताकि सबको एक जैसा ना लगे। सेमिनार जो है वो अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग मुद्दों के आधार पर हम लोगों को अलग अलग सेमिनार देने हैं। इसलिए सबके जो टॉपिक है वो चेंज होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे हम लोगों ने आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रात्यक्षिक कार्य कैसे करने हैं और सेकंड यूनिट और फर्स्ट यूनिट इसका रिकैप देखा है। अब हम थर्ड यूनिट अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ये जो 2 यूनिट है ये हमारे बहुत से यूनिट जूम मीटिंग के माध्यम से हम लोगों ने ये यूनिट की जानकारी प्राप्त की है। ये यूनिट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोगों को इस पे सेमिनार बनाने हैं और फिर मैं ये सेमिनार होने के बाद आप लोगों को इसके ऊपर एक MCQ की जो क्वेश्चन आया रहे, क्वेश्चन की मतलब प्रश्न की जो सूची है वो सूची आप लोगों को व्हाट्सएप पे डालने वाली हूँ। ऐसे हमारे 3 प्रात्यक्षिक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। अगर वीडियो में आप लोगों को कोई भी दिक्कत आई हो या समझ में नहीं आया होगा या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।